आदाब नाजरीन, माजिद आपका इस्तकबाल करता है। ड्रामा ज़हाक, 5वां सीन। आधे बने हुए मकान का तहखाना। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। रक्कासा शराब उंडेल रही है। गोल मेज के गिरे जज, प्रोफेसर, शायर बैठे हुए हैं। ताकचों में शमाएं जल रही हैं। सब लोग खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं और एक सांस में जाम खाली कर देते हैं। रकासा दोबारा जाम भरती है। खामोशी फिर भी नहीं टूटती। लोग शराब पीते रहते हैं। अचानक शायर नगमा छेड़ता है। मेरे जहन से सारी तशबीहें ले लो, मेरे होंठ से छीन लो इस्तारे, मेरे जिस्म से सारे लफ्जों की खिलअत उतारो, मुझे सिर्फ वो खामोशी बख्शो कि जो दर्द से खाली हो। तालियां रस्मी सी। शायर, मैं बहुत थक गया हूं दोस्तों। रकासा, तुम्हें थक जाने का हक है मेरे शायर, दौलत तुम्हारे कदम चूम रही है। शायर, खामोश फाहिशा, मुझे और जलील न कर। रक्कासा, मुझे फाहिशा कहो, कुछ और गालियां दे दो, मगर तुम्हारे अंदर का कोड़ इससे और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। हाँ, मैंने अपना आर्ट बेचा, नाच नाच कर लोगों को मौत की तरफ बुलाया, मगर अपनी जान प्यारी थी, मगर तुमने तो कलम की असमत, फिक्र की पाकीज़गी, फन का गुरूर सब कुछ बेच खाया है। शायर रकासा को शानों से पकड़ लेता है। जज, नहीं दोस्तों, झगड़े से कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। शायर रकासा को छोड़ देता है। शायर भयानक कहकहा लगाता है। चली हुई मौम की गुड़िया कब से इंसाफ करने लगी। जज, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। शायर, यहां कोई हद नहीं है मेरे दोस्त, सारी हदें पार की जा चुकी हैं। वो सामने देखो, सकरात की नस्ल का आदमी, इंसानियत का सबसे मोहतरम, सबसे बरगजीदा फर्द, इल्म का वारिस, दरफान का पुजारी, सच्चाई का पैगंबर, आइंदा नस्लों का मेमार, अजीम उस्ताद सकरात की तरह जहर पीने की बजाय हमारी नस्लों को जहरीला जहर पिला रहा है, ताकि वो कभी अपनी बताई हुई सरजमीन पर इज्जत के साथ उठाकर खड़ी ना हो सके। उस्ताद, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। शायर, बदकिस्मती से यही है। उस्ताद, मगर मेरे ऊपर पहला पत्थर कौन फेंकेगा, तुम सब मुजरिम हो। रक्कासा, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें संसार करेगा। उस्ताद, मैं उसे कब का संसार कर चुका। मुल्क और कौम की खातिर मैंने ज़मीर को दफन कर दिया और शहंशाह की इताअत कबूल कर ली। मैंने नई नस्ल को पढ़ाया कि ज़हन इल्म की राह में हाइल है, दिमाग इंसान की गुमराही का सबब है और मौत जिंदगी का सही इरफान है। मैंने शहंशाह के असहूं की गज़ा फराहम करने के लिए उन्हें आमादा किया, मुल्क और कौम की खातिर। शायर कह लगाता है। मुल्क और कौम का नाम न लो, तुम एक घटिया किस्म के खुशामदी थे, जिसमें सच्चाई की खातिर मरने की हिम्मत नहीं थी। बुज़दिल कुत्ते। जज, तुम्हें दूसरों पर फर्द जुर्म आयद करने का हक किसने दिया है। उस्ताद, ये सरासर नाइंसाफी है। रकासा, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है। शायर, तखय्युल की सारी शमाएं रोशन करो मेरे दोस्तों, सच्चाई के कद आदम आइनों से सारे निकाब, सारी धुंध दूर कर दो। आओ आज की रात हम अपने भयानक चेहरे देखें, कातिलों से ज्यादा खौफनाक, खूनियों से ज्यादा दहशतनाक चेहरे। एक सेकंड के लिए मुकम्मल खामोशी छा जाती है। रकासा जाम भरती है, कोई जाम नहीं उठाता। एकदम उस्ताद खड़ा हो जाता है। उस्ताद, शायद तुम सच कहते हो शायर, मुझे अपने आप से घिन आती है। रुपया, सलामती, खुशामद और चापलूसी की गंदगी, गंदी नालियों में रेंगने वाला कीड़ा, वो मैं हूं। शायर, मैं नहीं जानता काबिल नफरत कौन है, मगर हर लफ्ज मुझे जलील और रिस्वा करता है। कोरे कागज का हर सफ़ा मेरा मुंह चढ़ाता है, खल मुझे सूली पर चढ़ाता है, मेरा ज़मीर बेकरार है। जज, ये सब तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ। ये तो मेरी आप बीती है शायर। हलफ लेने से आज तक मैं सो नहीं सका हूँ।
وہ تمام بے گناہ جن کی موت کو میں نے جائز قرار دیا ہے، قطار باندھ کر میرے خوابوں میں میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، مجھ پر نفرت سے تھوکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے نیکی کو گناہ سے اور معصومیت کو ظلم سے محفوظ رکھنے کی کس قسم کھائی تھی، مگر میں نے انصاف کو درندوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، میں غدار ہوں۔ استاد، میں نے علم سے غداری کی ہے۔ میرے تجربہ گاہوں میں انسانی فلاح کے بجائے اس کی کھوپڑیوں سے بھیجے چھین لینے کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ میری درس گاہوں میں زندگی کے بجائے موت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں نے سچائی کی جگہ انسان کو جھوٹ سکھایا، عزت کی جگہ اسے ذلت کا درس دیا۔ میں نے انسانیت کے ضمیر کو قتل کر دیا۔ راہب گھبرایا ہوا داخل ہوتا ہے۔ راہب: غضب ہو گیا دوستو، فریدوں جیل سے فرار ہو گیا۔ استاد، شاعر، جج، رقاصہ حیرانی سے: کیا فرار ہو گیا؟ راہب: آج تک شاہی جیل کھانے سے کسی کو فرار ہونے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جج: ضرور اس میں کچھ سازش ہے۔ راہب: سازش کو ماریے گولی۔ فکر یہ ہے کہ اب ہمارا راز گاؤں گاؤں قصبے قصبے کے لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ملک اور قوم کو نہیں، شہنشاہ کو انسانوں کے بیجوں کی ضرورت ہے۔ استاد: جامع جمشید سے زیادہ کارگر ہمارے آئینہ خانوں کی مدد سے ایک لمحے میں مجرم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ راہب: مگر ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ شاعر: مجھے معلوم تھا کہ ایک ایسا انوکھا دن بھی آئے گا جب میں جانتا تھا۔ راہب: خائن بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے آج کے دن سے سبھی باتیں الٹ جائیں گی، اقبال کے سورج گہنا جائیں گے، ذرے آفتاب بن کر جگمگائیں گے، زمین اپنی دولت اگل دے گی، کمانوں کی طرح جھکی ہوئی گردنیں تیروں کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، سجدوں میں گرے ہوئے سر آسمانوں کی طرح بلند ہوں گے۔ رقاصہ: مجھے ایسے ہی دن کا انتظار تھا۔ شراب کے جام بھرتی ہے۔ شاعر: دوستو، میں نے اپنے آدھے بنے ہوئے مکان کے تہخانے میں آپ کو اس نئی صبح کے استقبال کی دعوت دی تھی۔ مجھ سے اب یہ ذلت اور زیادہ برداشت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے ساتھ اس نئی صبح کا جام پیتا ہوں۔ میرے جام میں زہر ہے۔ جام ہاتھ میں اٹھا لاتا ہے۔ گواہ رہنا دوستو کہ مرنے سے پہلے میں سچ بول سکتا ہوں۔ نئی صبح کا آخری جام پینے ہی والا ہوتا ہے کہ فوجی افسر سامنے پڑا ہوا پردہ ہٹا کر اندر آتا ہے اور شاعر کے ہاتھ سے جام چھین لیتا ہے۔ فوجی افسر: اتنی جلدی نہیں شاعر اعظم۔ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک خوشگوار فرض ادا کرنے آیا تھا۔ شہنشاہ اعظم نے اعلیٰ ترین بین الاقوامی ادبی اعزاز کے لیے شاعر اعظم کا نام تجویز کیا ہے۔ ہمارے قابل تعظیم استاد کو بین الاقوامی انجمن میں ہمارے ملک کی نمائندگی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سب تالیاں بجاتے ہیں۔ عزت مآب میر عدل کو عالمی عدالت کا سربراہ مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس کی منظوری آ چکی ہے۔ ہمارے حسین رقاصہ کو قومی محفل رقص کا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ تالیاں۔ اور ہمارے لائق الاحترام راہب اعظم کو قومی مجلس قانون ساز کا میر مجلس مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سب عوامی مجلس آئین ساز کی جانب سے جمہوری طور پر اتفاق رائے سے منتخب ہوئے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو شہنشاہ مجلس آئین ساز اور عظیم مملکت کے قابل فخر عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے کا خوشگوار فریضہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سب لوگ ہم نہایت شکر گزار ہیں، تعظیم سے سر جھکاتے ہیں۔ فوجی افسر: مجھے افسوس ہے۔ تالی بجاتا ہے اور کئی سپاہی آ کر سب کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ ملک کے آئین کے مطابق منتخب شہنشاہ اور ریاست کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں مجھے آپ سب کو گرفتار کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی آنکھ اور کان کبھی غافل نہیں ہوتے۔ سپاہی آگے بڑھ کر سب کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ فوجی افسر: اخبار نویسوں کو اندر بھیجا جائے۔ پریس والے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فوجی افسر: کل کے اخبارات میں سیاہ حاشیے پر یہ خبر شائع ہوگی کہ ایوان حکومت کی طرف آتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں یہ سب لوگ مارے گئے اور پورے ملک میں 3 دن تک سوگ منایا جائے گا۔ پردہ گرتا ہے۔
छठा सीन। घंटा 4 बजाता है। ज़हाक का महल शाही कुर्सी के सामने ज़हाक बेकरारी से चबूतरे पर टहल रहा है। दूसरी कुर्सी खाली पड़ी है। चेहरे पर गुस्सा झलक रहा है। 4 बजते ही जुलूस आने लगता है, लेकिन इस बार सबसे पहले वजीर आजम आगे आगे है। वजीर आजम: अजीम ममलिकत के अवाम की तरफ से शहनशाह आजम को कौमी जश्न मुबारक। कौमी तराना छेड़ा जाता है। सब लोग मौदब खड़े हो जाते हैं। जरा सी देर बाद शहनशाह चीखने लगता है। ज़हाक: ये फजूल और बेकार तमाशा बंद करो, ये बकवास गाना बजाना बंद करो। सब हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं। कौमी तराना, कौमी झंडा, हम इस तमाशे से तंग आ चुके हैं। हमें अपनी गजा चाहिए और जल्द चाहिए। वजीर आजम: नजराना पेश किया जाए। कैदी लाए जाते हैं जिनके होंठ सिले हुए हैं और मुंह पर नकाबें चढ़ी हुई हैं। ज़हाक: ठहरो, इनमें फरीदुं है। सब खामोश रहते हैं। बोलते क्यों नहीं? क्या तुम सब गूंगे हो? वजीर आजम: शहनशाह, फरीदुं अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। ज़हाक गरज कर: क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? हमारे जामे जमशीद, हमारे जासूस और फौजी, हमारे सुराग रसा, ये सब कहां हैं? वजीर आजम: मैं शहनशाह मुअज़्ज़म को यकीन दिलाता हूं कि फरीदुं को गिरफ्तार करके जल्द हुजूर पेश किया जाएगा। ज़हाक: नालायक, बातूनी, हमें तेरे वादों से कोई दिलचस्पी नहीं। हमें नतीजा चाहिए, सिर्फ नतीजा। काम पूरा होना चाहिए। वजीर आजम: काम पूरा होगा जहां पना। ज़हाक: ज़हाक ने इंतजार करना नहीं सीखा। नजराना पेश किया जाए। वजीर आजम: तामील हो। कैदी आगे लाए जाते हैं। ज़हाक: जंजीरें खोल दो, नकाब उतार दो। कौन है ये लोग? नकाब उतार दिए जाते हैं। ज़हाक चबूतरे से नीचे उतर आता है और कैदियों में से हर एक को गौर से देखता है। हम इन्हें पहचानते हैं, हमारी ममलिकत का सबसे बड़ा शायर। आगे बढ़ता है। हमारी अदालत का सरबरा, हमारे मुल्क में इंसाफ का अमानतदार। और आगे बढ़ता है। हमारे मुल्क का माहिर तालीम, उस्ताद। और आगे बढ़ता है। हमारा सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा, राहिब आजम। और आगे बढ़ता है। हमारी ममलिकत की सबसे बड़ी रक्कासा। और आगे बढ़ता है। हमारी रातों की शरीक मलिकाए नौशीबा। वजीर आजम: इजाजत हो तो उनके होंठों के टांके काट दिए जाए। ज़हाक: नहीं, इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं। ये सब लोग बहुत बोल चुके हैं। इनके लिए खामोशी बड़ी दौलत है। वजीर आजम: क्या जरूरी रस्में पूरी की जाएंगी? ज़हाक: नहीं, बेकार है। इनको बताने की जरूरत नहीं कि मुल्क और कौम के लिए जान देना कितनी बड़ी नेकी है। ये खुद जानते हैं कि हमारे मुल्क के आईन की हर दफा जमहूरी है और हम अपने मुल्क के किसी बाशिंदे पर जबर नहीं करते। यहां किसी की जान उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं ली जाती। और जो ये लोग नहीं जानते, इसको सिर्फ जल्लाद की तलवार ही उन्हें समझा सकती है। हमें खुशी है कि आज हमारे सामने मुल्क के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता बीजों का नाश्ता लाया जा रहा है। काश इनमें फरीदों में शामिल होता। वजीर आजम: इजाजत है। ज़हाक इशारा करता है। ज़हाक: नजराने वालों को आगे लाए जाए। जल्लाद आगे आकर पोजीशन संभाल लेता है। कैदी गर्दन झुकाए खड़े हैं कि अचानक फरीदुं हाथ में मशाल लिए दाखिल होता है और सबको नजरअंदाज करते हुए ज़हाक के सामने आ खड़ा हो जाता है। फरीदुं: शहनशाह का 7वां शिकार फरीदुं। ज़हाक: ये तेरे आखिरी अल्फाज होंगे। फरीदुं: कावा लोहार के बेटे फरीदुं को मौत से डराते हो? मेरी गर्दन से ये एक सर काट लो, मेरे जिस्म से 2 बाजू कटा कर लो, मगर याद रख ज़हाक, मेरे लाखों सर हैं, करोड़ों बाजू हैं। मेरे सर और बाजू वो लोग हैं जो समंदर की तहों में डूब कर तेरे लिए मोती निकालते हैं।
दिन दिन भर तेरी 50 मंजिला इमारत के टांड पर सलीब से बंधे रहते हैं कि तेरे लिए महलात तैयार कर सकें। जमीन की अंधेरी तहों में घुसकर तेरे आतिशदानों के लिए कोयला और तेरी सनातों के लिए तेल निकाल लाते हैं। तपती हुई भट्टियों के दरमियान जिंदा रहकर तेरी मशीनें चलाते हैं और कारखाने आबाद करते हैं कि तेरा जिस्म नर्म लिबास और तेरा जालिम वजूद आसूदगी पा सके। झुलसाती धूप में खड़े होकर हल चलाते हैं कि तेरी सब कुछ निगल जाने वाली भूख तस्कीन पा सके। मैं हर लम्हे मरने वाले और हर पल दोबारा जी उठने वालों करोड़ों अरबों इंसानों में से एक हूं। मुझे मौत से डर नहीं लगता। बाहर शोर बढ़ता है। वजीर आजम खबरदार गुस्ताख! सिपाहियों से, सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करके जल्लादों के सामने फेंक दो। सिपाही फरीदों को गिरफ्तार कर लेते हैं और जल्लादों के रूबरू ले जाते हैं। फरीदों, मुझे मौत मंजूर है, मगर महलात के खामोश दीवारों गवाह रहना, मैं अपनी मर्जी से मरने के लिए तैयार नहीं हूं। जल्लाद मेरी गर्दन उड़ा सकते हैं, मगर मैं जल्लाद के आगे गर्दन झुकाने से इनकार करता हूं। बाहर का शोर बहुत बढ़ जाता है और दरवाजा टूटने का धमाका होता है। फौजी अफसर घबराया हुआ दाखिल होता है। जल्लाद तलवार खींच चुके हैं और शहंशाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। फौजी अफसर तेजी से आगे बढ़कर फौजी सलाम बजा लाता है। फौजी अफसर, शहंशाह मुअज्जम, हुजूम ने महल के सदर दरवाजे तोड़ डाले हैं, वो सब महल में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आजम, जश्न ममलिकत के जोश में अवाम अपने शहंशाह को नजर अकीदत पेश करने आ रहे हैं। ज़हाक, इन्हें रोक दिया जाए। फौजी अफसर, सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इतने में हुजूम अंदर दाखिल होता है, मगर अंदरूनी दाखिल होने से कबल जो शोरगा था वो सब खामोशी में तब्दील होता है। ज़हाक के कदम आगे बढ़ता है। फरीदों सिपाहियों से अपने आप को छुड़ाकर कत्लगाह के चबूतरे से पर चढ़ जाता है। फरीदों, दोस्तों, अपने शहंशाह को देख लो। क्या कावा का बेटा झूठ कहता था? उसके शानों पर 2 अजदिहे, 2 बेहद जहरीले सांप लहलहाते हैं, जिन्हें खाने के लिए हर रोज इंसानों के भेजे दरकार होते हैं। मैं, तुम, हम सब उनकी गजा हैं। इसी गजा को हासिल करने के लिए शायर मौत के नगमे गाते थे, उस्ताद वतन पर कुर्बान होने का सबक देते थे, कानून इंसाफ करता था और रक्कासा नाचती थी। इसी के लिए फौज, पुलिस और जबर का पूरा कारखाना दरकार था। देखो आज उन सब के होंठ सिले हुए हैं। ये तुमसे आजादी की भीख मांग रहे हैं। खामोशी से जुल्म को सहते रहने वालों, अब तो कुछ बोलो। मजमा खामोश रहता है। ज़हाक जल्लादों से मुखातिब होता है। इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दो। जल्लाद तलवार उठाता है। फरीदों, जो मेहनतकश मजदूर किसान का बेटा ना हो वो मेरे ऊपर तलवार उठाए। क्या सरकारी वर्दी पहनकर तुम सब ये भूल गए कि तुम किसान और मेहनतकश मजदूरों के बेटे हो, जिन्हें खेत खलियानों का कारखानों और बाजारों से अगवा कर लिया गया है? क्या जिंदगी भर दूसरों के लिए खून और पसीना बहाने के बाद भी तुम एक लम्हे के लिए अपने वास्ते जीने का खतरा मोल नहीं ले सकते? अपने कातिलों को पहचान लो। आज वो सारे कातिल बेनकाब तुम्हारे रूबरू खड़े हैं। ज़हाक, हुक्म की तामील हो। मजमा में हलचल पैदा हो जाती है। जल्लाद खामोशी से तलवारें लेकर ज़हाक के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। फरीदों, ठहरो मेरे भाइयों, ये सादत मुझे हासिल करने दो। आज तक मैंने मजलूम ही का खून बहते देखा, आज तक मेरा ही कत्ल हुआ है। मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। तलवार छीन लेता है और ज़हाक पर झपटा मारता है, मगर इतने में मजमा के अंदर से बूढ़ा आगे बढ़कर ज़हाक और फरीदों के दरमियान हायल हो जाता है। बूढ़ा, हाथ रोक ले नौजवान, ज़हाक की रूह मेरी है, मैं इसका सौदा कर चुका हूं। फरीदों, और इसका जिस्म? बूढ़ा, सांपों की मलकियत है। फरीदों, मगर हम इंतकाम लेंगे। बूढ़ा, बहुत देर हो चुकी है, इंतकाम इतना आसान नहीं। ज़हाक हर जगह और हर जमाने में पैदा होंगे, तू किस किस को कत्ल करेगा? ज़हाक अचानक गायब हो जाता है।
इसके शानों के नाग हमेशा तुम्हारे बेजों पर पलते रहेंगे, तुम इन्हें मार नहीं सकते। फरीदू, हम उनके सर कुचल डालेंगे। सबकी आवाज, हम उनका सर कुचल डालेंगे। बूढ़ा क्या लगाता है, बोलते हो नादानो, सदियों की लड़ाई को लम्हों में खत्म करना चाहते हो। फरीदू तलवार का हाथ मारता है मगर बूढ़े पर कोई असर नहीं होता। वो एक खूंखार कहकहे के साथ गायब हो जाता है। बच गया, मगर याद रख बूढ़े, जब भी जहां भी ज़हाक सर उठाएगा, फरीदू का या उसके किसी मजलूम भाई या बहन का हाथ भी जरूर उठेगा। उन लोगों के टांके काट दो और हम नए ज़हाक की तलाश में चलें। पर्दा गिरता है। ड्रामा ज़हाक का छठा सीन हो जाता है यहीं पे ख़त्म, और इसी के साथ ड्रामा ज़हाक हो जाता है ख़त्म। और अब जिक्र होगा ज़हाक का। ज़हाक की हकीकत क्या है? डॉक्टर अनवर अहमद मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद हसन के ड्रामे ज़हाक का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। इसमें ये कहते हैं कि सरूर सुल्तानी में ज़हाक के बारे में बताया गया है कि शैतान के बहकावे में आकर उसने अपने बाप की हलाकत का सामान किया था, और फिर जब शैतान ने ज़हाक को एक दिन लजीज खुराक खिलाकर बेखुद कर दिया तो ज़हाक ने शैतान से कहा कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। तब शैतान ने उसके शाने चूमने की ख्वाहिश की और इसी बोसे के नतीजे में ज़हाक के कंधों से दो सांप बरामद हुए, जिनकी तस्कीन के लिए फिर इंसानी भेजों की तलब हुई। फिरदौसी ने अपने शाहनामे में बोसा दादन इब्लीस ज़हाक राव तोलिद सदन मार के अनवान से लिखा है, बदुगुफ्त बंकर के तारीज़ हुई, चखवाही बख्वाए अजमन ए निखोई। आपकी स्क्रीन पर शाहनामा फिरदौसी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 29 की चंद सतरें पेश की गई हैं। आप इन्हें बगौर मुताला कर सकते हैं। अपने दोस्त माजिद रशीद को दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका मेज़बान माजिद रशीद।